नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपका पेपर 1, 2 दोनों में आएगा आपका ये, ठीक है। पहले भी कवर किया है हमने, ठीक है। तो अर्बन पॉवर्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए इस तरीके की स्कीम को लाया गया। दूसरा, यूएस स्टार्टअप सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम। तो ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एंटरप्रेन्योर्स को वहां पर क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके और जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों पेपर में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एसएचजी से रिलेटेड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा भूमिका है और कहीं ना कहीं ये आपका जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसका कोर पार्ट है। तो इसको देखेंगे, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद टीबी के बारे में चर्चा करेंगे, पहले भी हमने चर्चा की है, हेल्थ का पार्ट है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन की बात करेंगे, अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और फूड प्राइसेस जो है उनमें हाइक देखा गया है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो देखेंगे सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। ये थर्ड पेपर का कोर पार्ट है, बेसिक बिल्कुल। तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक है ये आपकी स्कीम राजस्थान की, हमने पहले भी कवर किया है अभी 2-3 दिन पहले ही। और ये जो रोल आउट किया है राजस्थान ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए पुअर और नीडी फैमिलीज को सिटीज में, अर्बन एरियाज में, और उनको जो है डिमांड के अनुसार 100 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाए 1 वर्ष में। इसमें जो आपकी एज निर्धारित की गई है जिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा 18 to 60 ईयर्स के बीच के लोगों को, मतलब 18 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को, ठीक है। इनको जो है आपकी एलिजिबिलिटी के कुछ यहां पर क्राइटेरिया बनाए गए हैं और उनको फिर थर्ड टीयर हमारा अर्बन लोकल बॉडी वगैरह जो है इसको इंप्लीमेंट करेगा, है ना। उनको आइडेंटिफाई करके उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिया जाएगा। अर्बन पॉवर्टी का अगर डेटा देखें हम भारत देश में, तो आपका जो अर्बन पॉवर्टी है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो डेटा बताया जा रहा है कि अर्बन पॉवर्टी अगर इंडिया में देखा जाए तो 20% से ज्यादा है, 20% से अधिक है। लगभग जो है 81 मिलियन पीपल जो है अर्बन एरियाज में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखेंगे, जैसे सैनिटेशन की, उनको मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है, तो उसके कारण जब पैंडेमिक वगैरह आती है या कम्युनिकेबल डिसीज होती है तो उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिव रूप में, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो रूरल पॉवर्टी जो है वो आपकी हायर है देन अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो गैप है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और 2030 तक ये भी बोला जा रहा है कि अर्बनाइजेशन इंडिया में जो है वो कितना हो जाएगा, लगभग 50% हो जाएगा। माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि शहरों में रोजगार की और स्वास्थ्य की, शिक्षा जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड की मिलती है, तो लोग माइग्रेट होकर वहां पर जाते हैं और उनके रहने का ठिकाना नहीं होता तो वो स्लम वगैरह में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके कारण उनको और भी ज्यादा वंचितता का शिकार होना पड़ता है ना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो रोजगार अवसर जो है, रोजगार सृजन के जो अवसर हैं वो कंपैरेटिव जो है कम है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे पॉवर्टी जो है वो ज्यादा है किन लोगों के बीच में, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होकर गए हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखेंगे कि जो सबसे सफल प्रवासी वही माने जाते हैं जो एक शहरी क्षेत्र से दूसरे में जाते हैं, मतलब एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जाते हैं, ठीक है। अब जो अर्बन पॉवर्टी है
इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे हाउसिंग की, वाटर की, सैनिटेशन की, हेल्थ की, एजुकेशन की, सोशल सिक्योरिटी नहीं होता क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनको काम करना पड़ता है। तो ये हमेशा वल्नरेबल ग्रुप्स में जो है शामिल हो जाते हैं, और जो वुमेन्स और चिल्ड्रन हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स में ऑलरेडी है, वो और भी ज्यादा वंचितता के जो आपका विस्कस साइकिल है उसमें वो आपके इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन की बात करें तो लगातार बढ़ रही है। मेजॉरिटी जो है इसकी 11.2 मिलियन वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जो हमारी मुंबई में आप देखेंगे धारावी जो जगह है वो बहुत ज्यादा फेमस है स्लम के लिए, और यहाँ पर जो है लगातार बस्तियां कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा है। अब इसके कारण क्या होता है, जो स्लम ड्वेलर्स वगैरह होते हैं इनके पास बेसिक जो आपकी सर्विसेज होती हैं उसका भी एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, लगभग वर्तमान में देखेंगे तो 54% जो शहरी मलिन बस्तियां हैं वहां पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, और जो भी आपकी बेसिक सर्विसेज हैं, पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उनको भी वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी वो भी उपलब्ध नहीं है। अब कॉजेस क्या है अर्बन पॉवर्टी की, तो सीधी बात है कि लगातार क्वालिटी एजुकेशन, बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ है, सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, स्किल ट्रेनिंग है, तो इसमें अप टू द मार्क जो है इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसके कारण जो है माल नरिशमेंट, अनएजुकेटेड, अनअवेयरनेस, अनस्किल्ड पीपल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको जो है जॉब की तलाश होती है, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में वो उपलब्ध नहीं होती, तो वो शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट होकर जाते हैं और वहां पर उनको और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग की जो एक्सेस है वो भी इनके पास नहीं है, उसके कारण ये स्लम वगैरह में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो वर्तमान परिदृश्य है, जो आपका ऑफिशियल और पब्लिकली दोनों, ठीक है ना, जो यूटिलिटीज वगैरह है उसमें केवल कागज पर पंजीकृत लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। जो स्कीम्स वगैरह हैं वो भी जो है पेपर्स पे, लोगों के पास वो अवेयरनेस ही नहीं है, तो लोग उन सुविधाओं का एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण भी उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ओवर क्राउडिंग अपने आप में समस्या है, इनफॉर्मल सेटलमेंट अपने आप में एक समस्या है। ठीक है, इसके बाद लोगों को जो है यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होती, तो उसके कारण वो जो है और भी संक्रमण वगैरह से ग्रस्त हो जाते हैं, है ना, रोगों वगैरह से। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समुदाय हैं जो वहां पर निवासरत हैं, है ना, तो उनकी आय बहुत कम है। आय बहुत कम है तो एक मानक चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उनको भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो, तो उनके लिए वो सुविधाएं जो है वाइबल नहीं है। ठीक है, उसके कारण भी वंचितता का शिकार होते हैं। उनके पास वैसे भी जो अवेयर लोग हैं वही हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं लेते। तो एक बार भी तबियत खराब हुई तो वापस से ये जो है आपके जो गरीबी का एक विस्कस साइकिल है, दुष्चक्र है, उसमें ये फंस जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब भी बारिश होती है या पड़ोस में कहीं भी जो है आसपास के एरिया में बाढ़ आएगी, या कोई भी आपका ट्रांसमिशन वगैरह किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज का होता है, अगर संक्रमण वगैरह वहां पर होता है, तो इन पर सबसे ज्यादा समस्या होती है ना, और यहीं पे जो पैरासाइट्स वगैरह हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी तैयार हो जाता है। अब स्टेप्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने, तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है आपका सबसे पहला। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपकी स्कीम्स वगैरह हैं गवर्नमेंट की, तो पहले आपको पता है कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, लोगों को स्किल करना, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देना, शेल्टर प्रोवाइड करना। तो जो भी बेसिक जो आपकी सर्विसेज है वो इसके थ्रू जो है प्रोवाइड करना है, जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको देना, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को भी जो है आपके उनको भी जो है सोशल सिक्योरिटी का डोमेन देना, ठीक है ना, उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए इनिशिएटिव लेना। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, कोविड के टाइम पे लाया गया रिलीफ पैकेज था ये आपका 1.7 लाख, जो 1.70 लाख करोड़ का। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका उद्देश्य ये है कि अर्बन एरिया में लोगों को आवासीय सुविधा को उपलब्ध कराना, जो भी आपके आर्थिक वर्ग, जो आर्थिक रूप से जो आपके पिछड़े वर्ग है ना, LIG MIG टाइप के जो आपके घर वगैरह उनको प्रोवाइड करना। 2022 तक जो है सबको पक्का मकान दिलाने के लिए हमारी सरकार का कमिटमेंट भी है। इसके बाद जल जीवन मिशन है, तो अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई को जो है इंश्योर करने के लिए ये आपका लाया गया है कि हर घर में जो है नल की पहुंच हो और नल से स्वच्छ जल की जो है पहुंच हो। तो ये SDG जो गोल नंबर 6 है उससे भी ये आपका क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, और इसमें सीवेज में मैनेजमेंट की भी बात की गई है 500 अमृत सिटीज में। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि सबसे पहले तो जो रूरल एरियाज में लोगों की जो लाइफ है उसको आप बेहतर करिए ताकि लोग माइग्रेट होके ना जाए, एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, है ना, और फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर है वहां पर आप उसका यूज करिए, तो लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, तो वो क्यों जाएंगे बाहर। उसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बेसिक जो आपकी एमिनिटीज है, इनको आप वहीं पर प्रोवाइड करा दीजिए अच्छे स्टैंडर्ड की, तो लोग क्यों जाएंगे फिर वहां पर
माइग्रेट होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आधारभूत सेवाएं हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी, जैसे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, उनको कम करिए आप, है ना, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करिए, बेटर अर्बन प्लानिंग करिए, स्लम में रिहैबिलिटेशन वगैरह इंश्योर करिए ताकि वहां पर जो हाइजीन वगैरह है उसको मेंटेन किया जा सके, बेटर और जॉब्स की जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। इसके बाद जो वेलफेयर और रिलीफ स्कीम्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की जरूरत है और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में करने की जरूरत है, सिर्फ कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। इसके बाद जो है जैसे फ्री वैक्सीन है, फूड सिक्योरिटी है, एडिक्वेट शेल्टर वगैरह है जो स्लम में, वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसके बाद जो नॉन प्रॉफिट और जो लोकल आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट है ना, वैसे लोगों का जो है सपोर्ट यहाँ पर लेने की आवश्यकता है। इस तरीके की जो भी वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए इनके लिए, तो उनको इंप्लीमेंट करने में उनका भी साथ लेना आवश्यक है। और स्थानीय जो आय के निकाय हैं, आपके स्थानीय जो आपके निकाय हैं, उनकी भी सहायता के द्वारा, मतलब कुल मिला के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, और सिविल सोसाइटी, जो सिविक सोसाइटी, उसकी हेल्प से भी इन योजनाओं को जो है सफल और मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा, यहाँ पर जो हमारे मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया है यूएस स्टार्टअप सेतु। ठीक है, अब ये डिजाइन किया गया है ताकि जो भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं मेंटोर्स के बीच में यूएस और इंडिया, तो उनको जो है खत्म किया जा सके और इंडिया में जो स्टार्टअप्स का आपका इकोसिस्टम है उसको जनरेट किया जा सके। अब ये जो ये इंटरेक्शन है, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म होगा, इसमें मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ कार्यक्रम जो है उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसको मार्ग बोला जा रहा है। ये सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आपका प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो आपकी ये मार्ग है, इसके अंतर्गत इनवाइट की जाएंगे एप्लीकेशंस, है ना, मेंटर्स के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है ये आपका। इसके बाद इसका कोर फंक्शन जो है, तो इंप्रूव करना ईज ऑफ एक्सेस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ाना, है ना, शेड्यूल करना मीटिंग को वर्चुअली, है ना। इसके बाद जो कस्टम डैशबोर्ड है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए वो प्रोवाइड करना। तो जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति यहाँ पर किया जाएगा और स्टार्टअप के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 90% जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, और उसमें से भी जो आपके मोर देन हाफ है ना, वो वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं, है ना। वेल फंडेड स्टार्टअप्स जो आपके फेल हो जाते हैं अर्ली डेज में। देखिए आप समझिएगा कि जो भी स्टार्टअप होता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाता है तो शुरुआती दिनों में ही वो आपके विफल हो जाते हैं। तो व्यवसाय को संभालने के लिए फंडिंग की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस की, मेंटरशिप की जरूरत है ना। तो उसके लिए जो है इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लाया जा रहा है और भारत को स्टार्टअप का सबसे बड़ा वर्ल्ड में डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। और इसके द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय विकास को भी संवर्धन उसमें भी किया जा सकेगा। और यहाँ पर जो है स्टार्टअप को और सफल बनाने के लिए जैसे अनुभवी विशेषज्ञ हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो आपके जो बहुत दिग्गज लोग हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनसे भी इंटरेक्शन लिया जाएगा और पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करने के लिए उनकी भी हेल्प ली जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमको पहले ही पता है, हमको हमेशा इसको जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट से जोड़ के देखना है, वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ के देखना है ना, कुटुंबश्री वगैरह के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। तो हाल ही में जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो एसएचजी के अंतर्गत जो आपकी महिलाएं छूट गई है उनको शामिल करने के लिए जो राष्ट्रव्यापी अभियान है उसकी घोषणा की। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें 20 या 20 से ज्यादा एक तरीके के समांगी वर्ग के लोग हों, होमोजीनियस क्लास के लोग हों, जो एक साथ उस ग्रुप को मतलब ग्रुप का फॉर्मेशन करें और उनकी अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये कॉमन फंडिंग के लिए मेनली जो है जनरेट किया जाता है, ये ग्रुप बनाया जाता है और इनकी जो स्मॉल सेविंग्स वगैरह है रेगुलर बेसिस में उसको ये पूंजी का आधार बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपके इसके माध्यम से जो क्रेडिट वगैरह की सुविधा है वो यहाँ पर लोगों को मिल जाती ताकि वो अपना कोई भी उद्यम वगैरह स्टार्ट कर सके। इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है मेंबर्स को ग्रुप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है लोन वगैरह दिया जाता है, वो बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मल क्रेडिट का उनको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से लोन ग्रांटेड होता है। यहां पर सभी मेंबर जो है उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीपेमेंट के लिए बैंक को। ये लोन जो है विदाउट कोलेटरल दिया जाता है, विदाउट सिक्योरिटी दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मल जो एक तरीके से क्रेडिट का एक आपका क्या है
चैनल है वहां तक उनकी पहुंच हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? तो ग्रास रूट एम्पावरमेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इससे जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं उनका एम्पावरमेंट होता है, इसलिए ग्रास रूट एम्पावरमेंट बोला जा रहा है। इसके बाद ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा महिलाओं का जो है कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। 60 लाख से भी ज्यादा जो आपकी एसएचजी है वहां पर 6 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं जो है वहां पर कार्यरत हैं। अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर वित्तीय अनुशासन विकसित करना, सीधी बात है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इनकलकेट करना, क्योंकि उनको हम फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे जो औपचारिक ऋण उनको मिलने की संभावना है वो 8% बढ़ जाती है और अनौपचारिक ऋण से ग्रस्त होने की उनकी जो संभावना है 9% कम हो जाती है। इससे हम रूरल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं, लोगों का एम्पावरमेंट करते हैं, उनको जो है वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं जिससे वो अपना उद्यम वगैरह विकसित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनके आजीविका संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को यहाँ पर संचालित किया जाता है, उनको उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहली चीज ये स्टैग्नेंट ग्रोथ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआती यहाँ पर सफलता के बाद जब इसको स्टार्ट किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में, तो 1992 में जब इसको स्टार्ट किया गया उसके बाद ये स्लो डाउन हो गया और बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइडियल एवरेज लोन साइज है ना, जितनी आवश्यकता है उससे कम यहाँ पर लोन उनको मिलता है। उसके बाद एसएचजी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा उनके द्वारा जो समूहों की जो निगरानी है, प्रशिक्षण है, सहायता है, वो अप टू द मार्क लेवल पर नहीं है। इसके बाद जो क्रेडिट वगैरह की उनको उपलब्धता है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर डिस्पैरिटी देखी जाती है क्रेडिट के संदर्भ में बैंकों और एसएचजी के बीच में। गवर्नेंस इशू है क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैनर में इन सब चीजों को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है और यहाँ पर इनइक्वालिटी वगैरह देखी जाती है और इरेगुलरिटी भी देखी जाती है कंटिन्यूअसली। डिसोल्यूशन भी है लगातार एसएचजी ग्रुप्स का कि उनको प्रॉफिट दिखाई नहीं देता, तो लगातार एसएचजी ग्रुप्स जो है खत्म होते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने? तो सबसे पहले महिलाओं के समूह को उनके आर्थिक विकास के लिए जो है अवेयर करने के लिए, उनको आर्थिक विकास में शामिल करने के लिए जो पहली बार ये विचार लाया गया 2011 में, जो आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्टार्ट किया गया। नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक जो है उसके असिस्टेंस से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण जो गरीब हैं उनको स्थायी आजीविका के लिए जो है वहां पर इनिशिएटिव्स के माध्यम से उनको हेल्प की जा रही है, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर जो है सामुदायिक संस्थानों का निर्माण भी किया जा रहा है जिसके द्वारा उनको रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है आप ये समझ लीजिए कि एसएचजी एक ऐसा ग्रुप है, एसएचजी एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट तो होता ही है और वल्नरेबल ग्रुप्स का भी वहां पर क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है वे फॉरवर्ड जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है आपके वो रेगुलरली मॉनिटर्ड किए जाने चाहिए, इनकी जो फंक्शनिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और यहाँ पर मेंबर्स के लिए जो आपकी हेल्प है वो एटलीस्ट जो है 5 वर्ष जो है उनको अपेक्षित सहायता मिले, ऐसा जो है निर्धारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद सरकार को भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सपेंशन करने के लिए एसएचजी जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे विभिन्न सरकारी आपके कार्यक्रम हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह हैं, तो इनको इंप्लीमेंटेशन में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को यूज किया जाना चाहिए। इससे जो है स्वशासन भी निर्धारित हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। इसके बाद जैसे सोशल कैपिटल वगैरह जो होती है उसको डेवलप करने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है ना। जैसे इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, जैसे एसएचजी के अंतर्गत जो महिलाएं वो गाँव में शराब की दुकानें बंद कराने के लिए इनिशिएटिव्स वगैरह लेती हैं। ठीक है, इसके बाद जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, उस पर भारत सरकार का जो हालिया इनिशिएटिव है, जो हालिया प्रयास है, उसके माध्यम से एसएचजी वगैरह को भी डिजिटलाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की अनूठी जो आपकी पहल है निक्षय मित्र, उसके अंतर्गत जो है अडॉप्ट ए टीबी पेशेंट है ना, उसमें रविवार शाम तक जो है वो रिकॉर्ड मात्रा में यहाँ पर नामांकन जो है रिकॉर्ड किया गया है। ये आपका नॉर्मल सा ये क्या है, कंटेक्स्ट है। अब ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? तो भैया सीधी बात है कि ये आपका
एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरो जो ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, इसके बाद ये कहां पर ग्रो होता है बॉडी में, तो जहां पर ऑक्सीजन और ब्लड की मात्रा हाई अमाउंट में विद्यमान होती है। इसके बाद जो इसके रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे तो क्षय रोग के अंतर्गत 80% मामले में जो आपके वहां पर पुल्मोनरी नेचर के होते हैं, फुफ्फुसी प्रकृति के होते हैं, लंग्स वगैरह इन्फेक्टेड होते हैं, इससे ये फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। 20% जो और भी केसेस होते हैं इसमें मस्तिष्क, गर्भाशय, पेट, मुंह, गुर्दे, हड्डियां, ये भी जो है आपके क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोला जाता है नेचर में। इसके बाद इसके ट्रांसमिशन के अंतर्गत देखेंगे तो ये एयरबॉर्न है और ये कफ वगैरह के माध्यम से, खांसी वगैरह के माध्यम से भी फैलता है ना, संक्रमण इसका जो है होता है ना। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो आइडेंटिफाई करना है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे एचआईवी से जो आपके ग्रसित लोग हैं, है ना, माल नरिश्ड लोग जो हैं, डायबिटिक जो लोग हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह जो करते हैं, वो यहाँ पर इसमें हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसमें बीसीजी जो आपकी वैक्सीन है वो चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल है, क्या नाम है, बीसीजी, है ना, लेकिन अभी तक एडल्ट्स के लिए कोई भी यहां पर जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जो टीबी इंसिडेंट है इंडिया में उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इंडिया टॉप 20 वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज में आता है जहां पर हाई बर्डन है टीबी का। इसके बाद डब्ल्यूएचओ की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 है उसके अंतर्गत 10 मिलियन जो ग्लोबल टीबी इंसिडेंट्स है ना, उसमें से 2.69 मतलब लगभग 27% जो है भारत में होते हैं। इसके बाद अगर नंबर ऑफ डेथ्स देखें पर लाख पॉपुलेशन में टीबी के कारण तो भारत में 199 है। डायग्नोसिस की बात करें तो अर्ली डायग्नोसिस इसका सबसे अच्छा उपचार माना जाता है, उतनी ही जल्दी इससे निजात पाया जा सकता है जितनी जल्दी ये डायग्नोस हो जाए। इसके बाद इस डायग्नोसिस वगैरह में क्या करते हैं, तो जो स्पुटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी है ना, जो कफ वगैरह होता है उसका माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है। उस कफ के नमूने से जो है रोग के जो आपके जनक हैं, फेनोटाइप, उनका जो है आपका पैथोजन वगैरह जो होते हैं उसका जो है वहां पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसके माध्यम से पता किया जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है, ये आपका शॉर्ट कोर्स है, डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेड है, ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये आपकी टीबी के लिए, है ना, कारगर है ये आपकी। इसके बाद कंटिन्यू करना चाहिए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट को, अर्ली डायग्नोसिस को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, और टीबी के ट्रीटमेंट को एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोसिस के बाद स्टार्ट करना चाहिए। रेगुलर यहाँ पर चेकअप वगैरह करने की जरूरत है और यहाँ पर अनइंटरप्टेड सप्लाई भी होनी चाहिए हाई क्वालिटी एंटी टीबी ड्रग्स की। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे आमतौर पर जो इस्तेमाल की जाती है एंटीबायोटिक जैसे रिफैंक्मिन, इसका इस्तेमाल करना, है ना, पिछले कुछ समय से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत दवा प्रतिरोध क्षमता भी विकसित हो गई है ना, ड्रग रेजिस्टेंसेस के बारे में आप लोगों ने पता होगा, मतलब पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो न्यू जनरेशन ड्रग्स हैं लाइक जो बेटाक्यूलिन है आपकी, ठीक है, उसके बाद डेलामिनिड है, इस तरीके की नई जनरेशन की दवाइयों को भी रिकमेंडेड किया जाना चाहिए। इरेडिकेशन की बात करें तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं 2025 तक जो है टीबी का टोटल जो है हमारे यहाँ इरेडिकेशन करना है। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो ऑनगोइंग है 1962 से, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं रहा। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो हमारे यहाँ रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल लेवल पे लाया गया, इसको अडॉप्ट किया गया 1997 में, जब डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया टीबी को ग्लोबल एपिडेमिक 1993 में। इसके बाद रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को लाया गया, इसके अंतर्गत अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस किया गया, उसी के अकॉर्डिंग्स में जो है ट्रीटमेंट दिया गया डॉट्स स्ट्रेटेजी वगैरह के माध्यम से। और रिवाइज जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है इसके अंतर्गत 4 लाख डॉट सेंटर को भी स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत टीबी रोग का जो है, क्षय रोग का जो है इलाज वगैरह किया जाता था। 2018 में अगर आप देखेंगे तो हमने अडॉप्ट किया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 से 25। तो ये हमारा एसडीजी का जो गोल है हमारा उससे भी सिंक्रोनाइज्ड है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, ये ट्रीटमेंट के जो है 4 पिलर्स बनाए गए हैं स्ट्रेटेजिक, और इसका एम ये है कि 2025 तक हम टीबी का उन्मूलन भारत से कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन जो है 7% राइज देखा गया अगस्त में, है ना, फूड प्राइस में जो है हाइक देखा गया। इन्फ्लेशन किसको बोला जाता है, तो सीधी बात है कि रुपये का डेप्रिशिएशन हो जाता है, मतलब जितने रुपए में, जैसे मान लीजिए 10 रुपए में कोई एक पेन आपको मिल रहा था, लेकिन अब वही पेन जो है आपको वो 20 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब ये कि चीज वही है लेकिन रुपये का डेप्रिशिएशन हो गया, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम
इट्स अ ड्रॉप इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब मेजरमेंट क्या है इन्फ्लेशन का, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये एस्टिमेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मेजर करता है मंथली बेसिस पे। इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो प्राइमरी आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, है ना, फ्यूल एंड पावर, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, उत्पाद, ईंधन और विद्युत की आपूर्ति है। निर्मित उत्पादों को इसमें सबसे ज्यादा विनिर्मित लिखा जाना चाहिए। मैन्युफैक्चर्ड जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। यहाँ पर जब प्राइस में इंक्रीमेंट देखा जाता है फूड आइटम्स में, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो WPI है इसमें जो है आपका CPI के कंपैरिजन में क्या पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चर्ड आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा वेटेज दिया गया, तो इनके ऊपर जो है कम प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर आप देखेंगे सर्विसेज और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं और ये टारगेटेड नहीं होता RBI के द्वारा। लेकिन अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो यहां पर फिर वो आपका ज्यादा प्रभाव डालेगा, है ना। ये रिटेल लेवल में जो आपका इन्फ्लेशन होता है उसको मेजर करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। वही बास्केट में आपकी वस्तुएं होती हैं और उसी के माध्यम से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसको कैलकुलेट करता है NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर 2012 है। इसमें जो प्राइमरी आइटम्स हैं इसमें फूड और बेवरेजेस, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग, फुटवियर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आता है। इसमें फूड और बेवरेजेस को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है। तो जब भी फूड आइटम्स में हाई किया देखा जाता है उनके प्राइस में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव CPI में पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू WPI। अब ये जो है आपका टारगेट किया जाता है RBI के द्वारा, और यहीं पर जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात है, जो बेल्ट है वो 4% है, जिसमें +2 और -2% की बेल्ट को यहां पर हमने फोकस किया है। उर्जित पटेल की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका रिकमेंडेशन भी आप लोगों ने देखा होगा। अब हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये रेफर करता है CPI या WPI में जब इन्फ्लेशन देखा जाता है किस 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 संदर्भ में, जिसमें सारे कैटेगरीज के गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया जाता है ना। तो जो सभी श्रेणियों की वस्तुएं सेवाएं हैं उनको शामिल करने वाला जो संदर्भ है, जब उसमें इन्फ्लेशन देखा जाता है तब वहां पर हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। दूसरी ओर जो कोर इन्फ्लेशन है, तो यहां पर सीधी बात है कि जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि को मापने के लिए खाद्य और ईंधन जैसी जो आपकी वोलाटाइल आपकी कैटेगरी है, अस्थिर श्रेणियां हैं, उसको शामिल नहीं किया गया है कोर में। अब ड्रास्टिक फॉल जब होता है फूड और फ्यूल प्राइसेस में, तो वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन को नीचे लाता है लार्ज एक्सटेंट में, है ना। और कोर इन्फ्लेशन जो है रिमेन अनअफेक्टेड रहता है। RBI की बात करें तो ये टारगेट करता है CPI को, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड ही है आपका, और ये कोर इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो MCQ से रिलेटेड है, और जो पहला MCQ है हमारा जिमेक्स 2022 के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर नीचे दिए गए स्टेटमेंट में। तो पहला ये कि जापान और इंडिया का मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये 6th एडिशन है 2022 का जिमेक्स 2022। इसके बाद इसको होस्ट कर रहा है इंडियन नेवी, और ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल में इसको स्टार्ट किया गया 11 सितंबर 2022 को। तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट ये कि ये एडिशन जो है वो मार्क कर रहा है 10th एनिवर्सरी हमारे जिमेक्स जो आपकी एक्सरसाइज है, जो जापान के साथ हमने आरंभ की थी, कब, 2012 में। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका C हो जाएगा, क्योंकि सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखेंगे YD 12653 तारागिरी के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो ये आपका 5th शिप है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि इसका नेम जो रखा गया है जो आपका गढ़वाल रेंज है हिमालय में, उसके नाम पर, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये शिप जो है एडवांस वर्जन है आपका P-17 फ्रिगेट्स का शिवालिक क्लास का, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है P-17A जो शिप है इसको डिजाइन किया है इन हाउस बाय इंडियन नेवीज वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव D हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।